Hello everyone, myself Jaiprakash Singh, your chemistry teacher. Welcome you all in Netizen Foundation Academy classes. तो आज हम लोग का बेसिकली जो टॉपिक है वो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे हमें सीखना है। ये स्टार्टअप करने से पहले आपका एडवांस बैच सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक तरह का वार्म अप है, इसको करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल में जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं एक बार, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटॉमिक नंबर, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, एटॉमिक मास एंड वेट, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग। एटम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, एलिमेंट्स के बारे में भी सुना होगा, कंपाउंड के बारे में भी सुना होगा, एटॉमिक नंबर के बारे में भी सुना होगा। ऑलमोस्ट जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी या सुनी होंगी अभी तक। तो इसके बेसिक फंडामेंटल में जाना है। बेसिक फंडामेंटल को समझना है, जिसको आप लोगों ने अलग अलग क्लासेस में आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल पढ़ना क्यों जरूरी है, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बेट हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, क्या ये हमारे आगे की नॉलेज के लिए गेन एक अच्छा एडवांटेज होगा या नहीं होगा। ये चीज़ पहले देखनी चाहिए, अगर है तो पढ़ना चाहिए, नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल का एडवांटेज है, रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसी जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आप 11th में जाते हैं आपको देखने को मिलता है और वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, और इस चीज़ों पे कमांड ना होने की वजह से आप वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हो। तो चीज़ों पर कमांड करनी है, यहाँ पे बेसिक टूल्स समझना है। क्यों समझना, आप इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है, दोनों को न्यूज पेपर दे दिया जाए तो क्या होगा। अब क्या देखेंगे, एक क्या होगा, न्यूज पेपर सिर्फ रीड करेगा, हंसेगा, स्माइल करेगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ों को मीनिंग पता है, समझ में आ रही है इसको। जबकि दूसरा जो अनपढ़ है वो न्यूज पेपर खोलेगा, पलटेगा, इधर उधर देखेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पढ़ने ही नहीं आता। दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज का। एक ने बेसिक फंडा, जो पढ़ा लिखा होता है वो बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज की क्लासेस की होती है, जिसको उसको नॉलेज होता है, जिसके वजह से वो अपनी लैंग्वेज को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। जबकि अनपढ़ लिख नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, हाँ उस शब्दों को जान सकता है क्योंकि वो बचपन से सुना हुआ है, उसका शब्द है, वर्ड है कह सकते हैं एक तरह। तो बेसिक फंडामेंटल पढ़ना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। क्योंकि अगर केमिस्ट्री आपको इजी रखना है, सबसे अच्छा रखना है, तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो बाकी सब आप भूल जाइए, वही अनपढ़ की तरह हो जाएगा सब कुछ। तो बेसिक फंडामेंटल में हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़े इरादों के साथ। तो मैंने मिटा दिया, रफ कर दिया है, तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं जो टॉपिक हम लोग को देखना है। यानी हमारा बेसिक फंडामेंटल टॉपिक था जिसके अंदर सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम लोग का पहला ही काम है कि कम से कम हमें एलिमेंट 1 to 30 क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये एलिमेंट मैं पहले बता रहा हूँ जिससे आप आने वाले 1-2 दिन के लेक्चर के अंदर ही आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर ले अच्छे तरीके से, क्योंकि 1 to 30 आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी तो मार्क्स नहीं गिवन होता है, आपसे यूज करने के लिए कहा जाएगा। तो एलिमेंट में 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और एक होता है एटॉमिक मास होता है बेटा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, या आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। समझ में आ गई बात कि Z इक्वल टू क्या होगा, P, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, या ऐसा ही कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन या ग्रुप ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, और एवरी एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर। किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर दो एलिमेंट का ऐसा कहीं होता है तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे, जिनकी केमिकली प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम चीज़ों को बस इतना समझ जाएंगे, मुझे अभी दो वर्ड समझना है, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के दो चीज़ हमेशा मेमोराइज रखना है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जबकि एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। और ये कहाँ होते हैं, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में। ठीक है, जबकि और ये भी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। एलिमेंट में दो चीज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानना था। चलिए देखते थे चीजें क्या है। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे याद करने के एक तरीके भी रखेंगे, मेमोराइज रखेंगे, जिससे हमें चीज़ें आसानी से याद रहे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सबसे छोटा एलिमेंट्स माना जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, 1 होता है। दूसरा हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। तीसरा लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 तक हुआ है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर एटॉमिक मास निकालते समय एक चीज ध्यान रखना है, जो आपको याद रखने की मतलब ध्यान रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं। एटॉमिक मास जो ट्रिक के हिसाब से कर रहे हैं 1 to 30 के लिए एप्लीकेबल है, बाकी चीज़ों पे लागू हो सकता है या नहीं वो अलग की बात है। इसका कोई एक जनरल फिक्स रूल्स नहीं है, ये 1 to 30 पे फॉलो हो जाता है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिक मास पहला, अगर ऑड होगा, ऑड एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, अगर इवन होगा तो ये करेंगे। ठीक है, ऑड या इवन, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो हम लोग 1 to 30 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1 से लेके 30 एलिमेंट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं। क्या होगा, एक्सेप्ट 1, 4, 7, 17 एंड 18। ये ध्यान रखिएगा, इतने एलिमेंट को छोड़ के। 1 मतलब कौन सा, हाइड्रोजन, 4 मतलब बेरिलियम, 7 मतलब नाइट्रोजन, 17 मतलब क्लोरीन एंड 18 का मतलब हो गया आपके पास आर्गन। इनके जो मासेस हैं थोड़ा सा अलग बिहेव करेंगे, तो इनको याद रखना आराम से, क्योंकि छोटी चीज़ है, हाइड्रोजन का मास ऑलमोस्ट याद होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या होगा, एक क्या है, यानी एक्सेप्शन केस है तो उसको ऐसे रहते हैं। हीलियम क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, कितना इसका मास हो जाएगा, 4। ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, 7।
ये देखिए एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे 8 होना चाहिए पर 8 नहीं होता, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 9 होता है, यानी ऑड की तरह बिहेव कर रहा है। इसका 5 तो क्या हो गया 11। कार्बन और ऑड है कि इवन, इवन है, गुड इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 12। 7 वाला एक्सेप्शन केस है, 15 होना चाहिए पर 15 नहीं होता, 14 होता है। 18 क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस तो है नहीं, डबल्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 16। इसकी वैलेंसी लिखने का तरीका 1 0, नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है 0 मानी जाती है। 1 2 3 4 3 2। समझ में आ गई बात। एलिमेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर सीरियल से याद रखना है 1 to 30। एटॉमिक नंबर तो याद होना मस्ट है। मास नंबर याद रखने के लिए मैंने तरीके बता दिए कि 1 to 30 तक हमें एलिमेंट याद रखना ही है, रखना है। तो उसका मासेस कैसे याद रखा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर ऑड आ रहा है तो उसके 2 × +1 कर देना है, जबकि इवन आएगा तो क्या कर देना है आपको ऑड इंटू सॉरी इवन होगा तो इवन जो भी एटॉमिक नंबर इवन होगा उसके में 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एक्सेप्शन केस था जो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही कंसीडर किया जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है 1, लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है 3, ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन है 8 है। समझ में आ गई बात। छोटी सी बात है, आगे हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, बट अभी एक छोटी सी एक बेसिक बात है जिसको हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता है, बस इस तरीके से याद रखने की तरीके आपको समझा रहा हूँ जिससे मास याद रखने में सभी को प्रॉब्लम होती है। तो एक मास कैसे याद रखें ये आपको मैंने 1 to 30 समझा दिया है, समझा रहा हूँ आपको। तो 1 to 8 हमने लिख लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। आप लोग रफ कर सकते हैं इस चीज़ों को, मतलब रफ करने का मतलब क्या हो गया कि आप, मैंने रफ कर दिया है तो आप पीछे बैक जाके स्टॉप करके ये चीज़ों को लिख सकते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर। एटॉमिक नंबर के 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये ऑड है कि इवन है, ऑड है तो ऑड में क्या करना होता है 2 का मल्टीप्लिकेशन और क्या कर देना होता है 1 ऐड कर देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 90। 10 इवन है तो सीधे मल्टीप्लाई 2 का ही 20। अब इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 11 कितना हो जाएगा 22 और 1 23 24, इसका 27, इसका 28, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 32। समझ में आ गई बात। इसकी 1 नियॉन इज नोबल गैसेस 0 1 2 3 4 3 2, ठीक है। अगर आप वैलेंसी को देखेंगे तो 1 0 1 2 3 4 3 2 1 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2, ये आपको देखने को मिलेगा। एक पैटर्न है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपके पास क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हो गया एटॉमिक नंबर 20 तक। 17 इज एक्सेप्शन केस, और एक ऐसा ही एक एलिमेंट है 17 मतलब अंडर टू 30 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा एक एलिमेंट जिसका मास डेसिमल में ही लिखा जाएगा और उसको याद रखना है। वैसे एटॉमिक मास जो होते हैं, एटॉमिक वेट होते हैं तो फ्रैक्शनेबल होते हैं,
आपको जैसे ऑक्सीजन का मास हमने लिखा है 16, बट एक्चुअली में अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल वगैरह में लिखा होगा एटॉमिक मासेस में 15.99 समथिंग। तो एक हम लोग परफेक्ट नंबर लेके चल रहे हैं, बट क्लोरीन का परफेक्ट नंबर नहीं होगा, इसका होगा 35.5 होता है, ठीक है। आर्गन एक्सेप्शन केस है, इसका ऑड नंबर है तो कितना हो जाएगा 39। इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल, ये ऑड था 2 का मल्टीपल प्लस 1 ऐड करना है 18। ध्यान रखना है इसका कितना हो जाता है, आर्गन का मास कितना होता है 40 होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, नोबल गैसेस की वैलेंसी 0, फिर 1 और 2, ठीक है। समझ में आ गई बात। 1 से 20 मतलब मासेस आपको याद ये हो जाएंगे जब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब एलिमेंट के नंबर आपके मेमोराइज, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर मेमोराइज हो गए तो मास याद रखना इजी हो जाएगा, जो ऑड और इवन का पता है। तो 20 तक देखो अभी फॉलो ही करते चल रहे हैं, बस प्रॉब्लम किसमें थी 1, 4, 7, 17 एंड 18 में। अगला जो डी ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक प्रॉब्लम करता है। जो 1 to 30 की बात करें तो जैसे स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखो, क्या इसका ट्रिक है आपके पास, जो आप लोग ट्रिक इसको देखेंगे हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सा। यहाँ पे 3 टाइम्स क्या लिखना है 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर क्या लिख दो 3 लिख दो, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा सा सिंपल करता जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज़ किसके पास है, ठीक है। और इसका आप 3 क्या मैंने किया 3 लिखा और 3 टाइम्स मतलब 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, उसके बाद 3 लिखा, 3 से ऊपर लास्ट डिजिट जो इंड किया उसी को 2 बार 5, 5 दिख गया आपको। करना क्या आपको, इसके एटॉमिक नंबर में जो डबल करके ये जो मैंने एक कोड वर्ड लिखा है इसी कोड वर्ड को ऐड कर देना है। जैसे समझने के लिए अगर एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि इसका 21 है, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45। इस वाले केस का चेक करें अगर तो 22 है, 22 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 जोड़ दिया इसमें 4 तो 48, 23 का 46, 46 में 5 जोड़ दिया क्या हो जाएगा 51, 24 का कितना होता है 48, 4 जोड़ दिया 52, 25 का 50, 5 जोड़ दिया तो 55, 26, 52, 4 जोड़ दिया तो क्या हो गया 56, 27 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 54, 5, इसका कितना हो जाएगा 54, 54 और 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 59, ठीक है। हाँ 8 जोड़ देना 58, 28 की बात करें तो 59, 29 की बात किया जाए तो 63, 30 की बात किया जाए तो 65। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? आपको क्या करना था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 21 से 30 को याद रखने के लिए। तो 21 से 30 में क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर का डबल करना है और जो मैजिक नंबर मैंने बताए हैं याद रखने के लिए
कोडिंग की है उसी को ऐड करना है। कोडिंग क्या है, 3 लिखा, 3 टाइम्स क्या लिखना है, 4 5, 4 5 लिख दिया। 3 बार लिखने के बाद 3 लिखने का, 3 से ऊपर क्या है, 5 है, 2 बार 5 लिखने का। क्या किया मैंने, एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स मल्टीपल किया और ये ऐड कर दिया, इससे आपके पास ये आ गया। वैलेंसी, इस डी ब्लॉक की वैलेंसी में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जिसके नीचे मैं एरो बना रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, जिनका यूजेज हम लोग ज़्यादा करते हैं। जिंक की 2 होती है, कॉपर की 2 एंड 1 होती है, और इन दोनों की 2 एंड 4 होती है। जो कॉमन यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 56 की आपकी ज़्यादा यूज होती है, 2 एंड 3। 55 की ज़्यादा यूज होने वाली है, 2 4 5 7। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे डी ब्लॉक लिखा होगा, उसमें ये मिलता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में है, और हमने वो पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस कर लिया हुआ है। अब क्रोमियम का कितना है, क्रोमियम का आपको याद रखना है, ज़्यादातर क्रोमियम जो आते हैं 3 एंड 6 कॉमनली। बाकी चीज़ों को आपको मेमोराइज रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आएगा तो वहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी, मतलब आपको दिया जाएगा, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी क्या देखा, 1 to 30 एलिमेंट्स देखा है विथ सीरियल से, कोई भी एक चीज़ मिस नहीं हुई है 1 to 30 में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से 30 एलिमेंट्स में आपको बताया कि एटॉमिक मास कैसे याद रखना है आपको। 1 to 30 में आपको एटॉमिक मास को डबल करना ही करना है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। 1 to 20 के केस में आपको क्या देखना था कि अगर ऑड होता था तो उसमें दो एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीपल करने के बाद आप उसमें 1 ऐड करते थे। इवन के केस में क्या है, सेम टू सेम है, बट उसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या है, उसका मास 1 ही होता है। दूसरा केस है 4, बेरिलियम, बेरिलियम का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर है 4, तो रूल के हिसाब से उसका एटॉमिक वेट 8 होना चाहिए, बट होता नहीं है, 9 है रियल में, एक्चुअली में। तो फिर क्या होगा, वो फॉलो नहीं करता। फिर अगर हम बात करें नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है, तो ऑड होना चाहिए था, इस हिसाब से मासेस इसका नाइट्रोजन का 15, बट होता नहीं है, क्या होता है, 14 होता है। इसी तरह से क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो होना चाहिए इसको 35, बट होता कितना है, 35.5 होता है, 0.5 एक्स्ट्रा होता है। फिर आर्गन की बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 36 होना चाहिए, बट एक्चुअली में इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है। समझ में आ गई बात। अब 20 की बात करें, 21 में तो हमने क्या किया है कि एक कोडिंग वर्ड लिखा है नंबर्स का, कि 3 टाइम्स आपको क्या लिखना है, 4 5 4 5 4 5, फिर लास्ट में 3 लिखना है, 5 को 2 बार रिपीट करना है। एटॉमिक मास में यही कोडिंग वर्ड क्या कर देना है, ऐड कर देंगे, तो डी ब्लॉक के जो 1 to 30 हैं उसके मासेस आपको पता चल जाएंगे। तो 1 to 30 मास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग जो यूजेज और भी एलिमेंट्स यूज करते हैं उनको कॉमनली ज़्यादातर रिएक्शंस में हम लोग उसको देखना है। तो इस चीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे अगर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 35, मास नंबर क्या होता है 80, और किसी बुक में 81 तक हम लोग दिखा देते हैं इस चीज़ को। वैलेंसी क्या होती है इनकी, वैलेंसी होती है इनकी 1। फिर इसके बाद अगर हम ज़्यादातर यूज करें, अगर हम देखें तो ज़्यादातर यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिल्वर। सिल्वर एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 होता है, और इसका वेट कितना होगा, 108, वैलेंसी 1 एंड 2 होती है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो आयोडीन यूज करते हैं, जिसका एटॉमिक वेट 53 होता है, और
sorry, atomic number is a 53, atomic weight is a 127, valency is a 1. That's clear? समझ में आ गई बात? सिल्वर और आयोडाइन अब हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। और आगे देख लेते हैं, तो आपके पास गोल्ड की बात कर लेते हैं, या Sn एक देख लेते हैं, Sn जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 50। अब Sn का एटॉमिक नंबर आपके पास है 50 है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 119, वैलेंसी इज 2 and 4 होती है। ठीक है, फिर आप ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग बेरियम का एटॉमिक नंबर इज 56, मासेस इसका जो होता है वो होता है 137, वैलेंसी इज 2। ठीक है, अब अगला जो हम लोग यूज करते हैं गोल्ड का एटॉमिक नंबर इज 79, मासेस 197, वैलेंसी 1 2 3, वैसे हम लोग कह सकते हैं 1 and 3। ठीक है, लास्ट चीज देखेंगे मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट कितना होता है 80, अगर मास देखा जाए तो 200 या 201। ठीक है ना, इनकी वैलेंसी 2 and 1 होती है। ठीक, लास्ट बच गया है लीड Pb, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 होता है, वेट होता है 207, वैलेंसी होती है 2 and 4। क्लियर होगी बात? मतलब आपके पास सामने क्या है कि एलिमेंट्स मैंने लिख के दिए हैं आपको 1 to 30 के अलावा हम लोगों ने अदर चीज़ें भी देखी हैं जिसका वेट कैसे याद रखना है। अब आपके पास मैं जब तक आपका बेसिक टूल्स आपका स्टार्ट करूँ, आपको चीज़ों को समझ में आए, तब तक आपके लिए यही होमवर्क है कि अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाना चाहिए आप लोगों को। आने वाले 2 दिन में हम लोग इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे सारी चीज़ें। तो आपको इस सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, मेमोराइज हो जानी चाहिए। और भी तरीके हैं याद रखने के, तो धीरे धीरे जो तरीका आप लगेगा कि हाँ पे ये बताना चाहिए, तो वो तरीका आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। जैसे कि इस बार आपको वेट याद रखने का तरीका बताया है मैंने 1 to 30। इसके बाद ये कॉमन एलिमेंट्स है जिनका हम लगभग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना मस्ट हो जाता है। तो हम लोग अपना बेसिक फंडामेंटल का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स नहीं था, एलिमेंट्स हमें याद रखना था। सबसे पहले बात करना है बेसिक फंडामेंटल की। तो हम बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल क्या हो सकता है, जो मैंने आपको बताया किसी का एटम के बारे में जानना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। कोई भी आपका अगर हम बात कर ले कि नेचर जो होता है वो 2 तरह का हो, ये नेचर में 2 पार्ट है, एक क्या है विजिबल है और एक क्या है एक इनविजिबल है। ठीक है, विजिबल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मैटर, इनविजिबल को हम लोग क्या कह लेंगे एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मैटर के अंदर हम लोग केमिस्ट्री की सारा पॉइंट डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब सभी जानते हैं कि मैटर क्या है, यूनिवर्स क्या है, मैटर से बना हुआ है। मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास खुद का वेट हो, जो वॉल्यूम, ये सारी चीजें रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे मैटर ही कहेंगे। अब मैटर हमें पता है, तो कोई भी मैटर किससे बना हुआ होता है, किससे बना होता है एटम से। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा कहलाता है एटम। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर आपके सामने पड़ा है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म या नीचे लेवल तक सबसे ज़्यादा जाओगे तो वो क्या है एटम है। ठीक है, एटम
टर्म्स देने वाले साइंटिस्ट का नाम आप लोग को पता ही है, डाल्टन नाम था जिन्होंने एटम टर्म्स दिया, और इन्होंने ही बताया कि एटम का मीनिंग क्या होता है, अनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। मतलब इसका क्या हो गया, इस चीज़ को समझिए कैसे। अब एक काम कीजिए कि एक कोई भी एक फूड ले लीजिए, या अगर मान के चलते हैं कि ये डेस्टर ही लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट से इसको कट कीजिए और जितना फाइन हो सके उतना छोटा पार्टिकल्स आप कट कीजिए। क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप उस पार्टिकल को जो दिख रहा है उसको भी आप कट नहीं कर सकते। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उसको भी आप कट नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं, सॉरी एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम की डेफिनेशन की क्या लिखोगे, एटम इज द, क्या कह सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, अब एटम की प्रॉपर्टीज क्या है ये चीज देखते हैं। एटम की डेफिनेशन मैंने आपको छोटी सी लिखवा दी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट, शुरू करते हैं डेफिनेशन। अगर किसी को लिखना है एटम की तो लिख सकते हैं, लिखिए डेफिनेशन एटम की, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर which participate in chemical reactions, which participate in chemical reaction and does not lose own identity, does not lose own identity. ठीक है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस एंड डज नॉट लॉस ओन आइडेंटिटी इज नोन एज एटम। बात आ गई समझ में, एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, इट डज नॉट लूज ओन आइडेंटिटी इज नोन एज एटम। बातों को समझते हैं, क्या एटम की बात करते हैं, पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं दोनों। एटम की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की या नेचर की, अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमारा बनेगा नेचर ऑफ एटम। यानी एटम का नेचर क्या होता है, पहला क्या ये फ्री फॉर्म में होता है, बोलिए, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री, इन नेचर। किसको छोड़ के भाई, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, ये नोबल एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, सही रहेगा, क्योंकि आगे समझाएंगे तो बाद में दिक्कत होगी आप लोगों को। इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैटर कभी भी फ्री फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है, और मैटर इतना छोटा होता है कि वो आपको दिखाई कभी नहीं देगा, क्योंकि मैटर की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो पहला चीज बात कर रहे हैं कि मैटर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसको देख भी नहीं सकते आप नेकेड आई से भी। तो नेचर में फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो, कंबाइंड फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में। एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, खुद के ग्रुप में, अदर एटम के साथ भी हो सकता है, सिमिलर एटम के भी साथ हो सकता है, नोबल एलिमेंट्स को छोड़ के। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने किया है
कि इट ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम हमेशा केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तीसरी बात अगर हम बात करें यहां पे एटम की, तो वो क्या हो सकती है? इट डज नॉट लॉस ओन आइडेंटिटी। किसी भी केमिकल ड्यूरिंग द नॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, एटम के मैंने बता दिया नेचर में सबसे पॉइंट ये है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट लूज ओन आइडेंटिटी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो अनन्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, अनन्यूक्लियर रिएक्शन कहने का मतलब जिसमें न्यूक्लियस का रिएक्शन नहीं हो। नॉर्मली हम लोग जो रिएक्शन देखते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होती है, इलेक्ट्रॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखी जाती है। अगर हम न्यूक्लियस के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज चेक करना शुरू कर दें तो वो उसको हम बात करेंगे, रेडियो एक्टिव चैप्टर है जो आगे चल के देखना पड़ता है, उसमें हम बात करते हैं। तो आपकी ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री आपकी देखने की पड़ती है जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस के कॉन्सेप्ट पे आपको रीड करनी है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हर एलिमेंट का अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि 1 to 30 एलिमेंट्स को मेमोराइज रखना मस्ट है। अब आगे चल के पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे सारी चीज़ों को। तो पहला ये समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को मैं अभी आपको दोनों को समझाता हूं, सेकेंड एंड थर्ड। एक मिनट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि 2 आर मोर देन 2 एटम combine to form molecules. That's clear? 4 पॉइंट मैंने बताया एटम के बारे में। पहला क्या है? इट डज नॉट फ्री एक्सेप्ट में नोबल गैसेस। दूसरा पॉइंट बताया आपको, इट्स ऑलवेज पार्टिसिपेट या टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अगली बात करें कि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको बात कर ले कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर क्या बना लिया? वाटर। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? यहां पे एक हाइड्रोजन है, नहीं 2 हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। आपस में दोनों रिएक्ट होकर क्या करा दिया? वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया। कंफर्म? ये बताइए, ये मैटर है कि नहीं मैटर है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर मैटर है कि नहीं मैटर है? मैटर है। यस ना? यस। तो अब कोई भी मैटर किससे बना होता है? गुड, एलिमेंट से बना होता है। ओके, अगर मैं बात करूं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, अगर मैं बात करूं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो उसका प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? एटम या एलिमेंट। ठीक है, एटम या एलिमेंट्स। ज्यादातर हम लोग एटम की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है किसी चीज की प्योरेस्ट फॉर्म मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। और एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एक ही टाइप के एटम को अगर हम कलेक्ट कर ले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। अब एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? जैसे कि कहने के मतलब एक आयरन, मान लीजिए आयरन का पीस है ये, अगर ये आयरन का पीस है
तो इसमें नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि एक पार्टिकल्स आयरन को देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हजारों पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, सेटल डाउन होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये क्या है? सॉलिड फॉर्म। अगर मैं इस किसी भी पार्टिकल की बात करूं तो सभी क्या होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे। आइडेंटिकल्स क्या होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी रिएक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, बात समझ में आ गई क्लियरली कि एलिमेंट एक दिखाई देने वाला लार्ज स्केल पे, बड़ा स्केल है, एटम एक छोटा फॉर्म है। तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो एटम होगा, या अगर एटम ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एटम की बात ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट ही क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ एटम है। तो मतलब अगर एटम की प्रॉपर्टीज की बात डिस्कस किया जाए तो प्रॉपर्टीज किसकी कहलाएगी? एलिमेंट्स की। समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझे, अगर मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा ये एक आयरन पार्टिकल्स है, इस पूरे आयरन पार्टिकल ये माना आयरन पीस के में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ करोड़ों कह सकते हो एटम्स होंगे इसके अंदर। किसके एटम होंगे? आयरन के होंगे। ऐसा तो होगा नहीं आयरन का टुकड़ा लिया और आप उसको गोल्ड के पार्टिकल्स बता रहे हो, होगा नहीं। अगर होता तो बहुत अच्छा होता ना, लोग कानों के अंदर सोने वगैरह के बजाय आपके आयरन पहनते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या समझना है कि आयरन, ये जो आपका आयरन पीस है, इसमें करोड़ों नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स होंगे। ये करोड़ों नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स क्या होगा? आइडेंटिकल्स होंगे। मतलब आयरन एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ो या आयरन एलिमेंट्स, ये जो दिख रहा है उसे एलिमेंट्स कहेंगे। आयरन मतलब ये डेस्टर दिख रहा है, डेस्टर है, दिखा तो डेस्टर ही बोलेंगे ना। तो ऐसे आयरन के पार्टिकल अगर मुझे दिखेंगे तो उसे आयरन एलिमेंट कहेंगे, आयरन पीस कहेंगे या आयरन ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, जैसा वो शेप में होगा उस तरह से उसका हम लोग नाम बोल देते हैं कॉमनली हम लोग, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो एटम के बारे में मैंने आपको समझाया। अब दूसरा चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट से ज्यादा है या एक एटम से ज्यादा भी कह लो। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, यहाँ पे कौन सा एटम था? ये इस मॉलिक्यूल के अंदर इसमें कौन सा हाइड्रोजन एटम है, इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन एटम है। तो वाटर के अंदर कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एटम है? कौन सा एटम है? गुड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एटम की आइडेंटिटी लॉस हुई क्या? नहीं ना, नहीं लॉस हुई। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिकल्स है। मतलब किसी भी नॉर्मल रिएक्शंस या फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, कभी भी एटम अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट आप मेमोराइज करके रख सकते हैं कि एटम डज नॉट लूज ऑन आइडेंटिटी ड्यूरिंग द केमिकली एंड फिजिकल प्रोसेस। क्लियर? कहाँ पे एटम अपनी चेंज होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन में। आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में आप लोगों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया गया होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया क्या गया था कि बेरिलियम रॉड पे हीलियम पार्टिकल का क्या कर दिया हम लोगों ने? बम्बार्ड कर दिया। तो एक न्यू एलिमेंट्स मिला और न्यू पार्टिकल्स मिला, सब पार्टिकल्स। देखो कौन से एलिमेंट्स थे? बेरिलियम, यहाँ पे हीलियम, ठीक है, बट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चेंज। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हो? चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, जबकि आपके न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान आपके एटम की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आइस है, आइस को मेल्ट कर दो, बॉयल कर दो, वेपराइज कर दो, क्या वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा अलग से? नहीं होगा।
क्योंकि आप उसको कूल करते हैं तो फिर से वही सब्सटेंस मिल जाता है। अगर आइस को आपने गैस बना दिया है, गैस से आइस बना सकते हैं ना स्टीम से, यस बना सकते हैं। मतलब उसमें क्या देखने का, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, एटम की आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही है। तो अपने दिमाग में क्या रखना है कि एटम की आइडेंटिटी कहाँ लॉस नहीं होती है, फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में। कहाँ पे लॉस होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। जहाँ पे एटम की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है वहाँ पे एक लॉ है जो बार बार बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, अब अभी से ध्यान रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम आइडेंटिटी लॉस नहीं करता या फिजिकल प्रोसेस में, तो उसके मास भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों का मास हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई हुई, गुड। तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि मैं रफ कर दे रहा हूं, आप फिर से लिख लीजिएगा, ओके। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, एक डिफरेंस की बात कर लेते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, एलिमेंट के बारे में आपको समझना है, फिर डिफरेंस देखना होगा हमें एलिमेंट और एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, देख सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना। एलिमेंट आर purest form of matter which made up one type of atom, ब्रैकेट में लिख सकते हैं one type of group of atom, ठीक है, which cannot further divided by physical and केमिकल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। मतलब एलिमेंट इज ए प्योरेस्ट फॉर्म, मैंने अभी जस्ट बताया था, क्योंकि एटम से बना हुआ है और एलिमेंट है, ग्रुप है किसका, एटम का ही। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। एलिमेंट मैंने आपको 1 to 30 लिखा दिया शुरू में ही, पर एलिमेंट आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच मेड अप वन टाइप ऑफ एटम या वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड बाय फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट या कह सकते हो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ एटम लिखते हैं, यानी सॉरी एलिमेंट्स लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं।
बहुत बेसिक चीज है, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, एलिमेंट क्या है? वन टाइप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस, विदाउट एनी रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। वन टाइप आगे इसलिए जोड़ दिया है कि आपको समझ में आए कि जैसे कि अगर हम बात कर ले कि ये प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स ही क्या हुए होंगे? अगर एक प्लास्टिक का पार्टिकल तो हमें दिखेगा भी नहीं, तो मिलियंस, करोड़ों, अरबों, खरबों पार्टिकल्स मिलके ये आपका ग्लास तैयार या प्लास्टिक ग्लास तैयार होगा आपके पास। तो क्या बात करूं, अगर मैं ऊपर वाले प्लास्टिक पार्टिकल की बात करूं या नीचे वाले पार्टिकल की बात करूं, दोनों का बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। दोनों क्या पार्टिकल और पार्टिकल आपस में रिएक्ट हो रहे हैं? नहीं रिएक्ट हो रहे हैं। प्लास्टिक के पार्टिकल आपस में रिएक्ट नहीं होते। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या रिएक्ट हो रहे हैं? नहीं रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर में, एटमॉस्फेयर में आपस में रिएक्ट हो रहे हैं? नहीं रिएक्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी भी एटम का अरेंजमेंट विदाउट रिएक्शन कर दिया जाए और एक ही टाइप की हो, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम विथ केमिकल रिएक्शंस। यहां पे एटम का क्या होना चाहिए? ग्रुप होगा जो केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? जो केमिकल रिएक्शन से हो। ठीक है, जैसे H2 इज ए मॉलिक्यूल्स, H इज ए एलिमेंट, जबकि H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऑक्सीजन O2 मतलब दो ऑक्सीजन मिले हैं ना, आ रही बात समझ में? O3। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे फास्फोरस P मॉलिक्यूल फॉर्म में P4, सल्फर S2 एंड S8 एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक से ज्यादा एटम होगा तो हमेशा मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे। ठीक है, तो अब एक से एटम हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, तो किसे एलिमेंट्स, किसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे? तो एलिमेंट्स में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है विदाउट एनी रिएक्शन, जबकि यहां पे रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एक और समझ लेते हैं, जैसे कि आयरन एंड सल्फर लिया, एक तरह से क्या है? ये अभी मिक्सचर मान लेते हैं, दो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा कर लेते हैं, आयरन प्लस सल्फर। सल्फर का कलर कैसा होता है? येलो। ठीक है ना, जबकि आयरन का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर कह लो। अगर इन दोनों को, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया जाए, केमिकल रिएक्शन करा दिया जाए, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। ठीक है, यहां पे एलिमेंट थे, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज थी, यहां पे नहीं है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी, यहां पे एलिमेंट था तो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है, एटम की प्रॉपर्टीज ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। जबकि यहां पे क्या देख रहे हैं? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है जैसे समझने के लिए देखो, ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग में यूज करते हैं, गुड। ओजोन गैस यूज करते हैं, अगर यूज करें तो हार्मफुल गैस है ओजोन गैस, आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई कि नहीं चेंज हुई? अगर CO और CO2, CO क्या है?
पॉइजनस गैस, ठीक है। CO2 क्या है, पॉइजनस गैस नहीं है, थोड़ा सा कम है इससे हार्मफुल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। दम घुटने से यानी पॉइजनस गैस से दम घुटने से मौत हो जाएगी, जबकि CO2 से आपकी मौत तो नहीं होगी, पर हाँ हालत ज़रूर ख़राब हो जाएगी आपकी। जैसे कि वाटर H2O H2O2, इन दोनों केस में क्या देख रहे हैं, वाटर क्या है, हम लोग ड्रिंक में यूज करते हैं किसी भी तरह से, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसको हम लोग पीते नहीं, चोट को क्लीन करने में हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। सेकंड पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि इट्स प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। यहां पे अगर हम बात कर लें, इट्स प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज, या क्वांटिटी कह लो या नंबर कह लो। समझ में आ, मतलब एलिमेंट अगर बात कर ले कि ये एलिमेंट्स आपके पास एक है, तो इसमें लाखों करोड़ों एटम होंगे, तो आप इसको एक का एटम लो या 10 एटम लो, चाहे करोड़ों का, सभी के क्या होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। आइडेंटिकल है तो इनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा सिंगल से ही करते हैं। जैसे अगर आपको जिंक लिखना है तो जिंक Zn, आयरन लिखना है Fe, सोडियम लिखना है Na, हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई भी एक नंबर्स आगे नहीं होगा, ऊपर या नीचे, अप एंड साइड, किसी भी साइड नहीं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसके सारे आइटम की आइडेंटिटी मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती हैं। जबकि इस केस में देखेंगे मॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होने का रीजन मैं आपको समझा दिया। ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग में यूज करते हैं, जबकि ओजोन गैस ब्रीथिंग में यूज नहीं करते हैं। CO2 गैस क्या है, पॉइजनस है, और CO साइलेंट किलर है, अगर ज़्यादा लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। वाटर को आप ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हो, जबकि इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से एटम एंड मॉलिक्यूल की क्या थी, डिफरेंस था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे चेक करेंगे, एंड कंपाउंड। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आगे की क्लास के लिए रेडी हो गया है। ओके बाय।